हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस सुडूक परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए दमदार प्रश्न है। तो साथी, जैसा कि आरपीएफ का एग्जाम शुरू हो रहा है 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में, तो इसी को टारगेट करते हुए आज की इस सेशन में टॉप लेवल के 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी का सही करने का टारगेट 70 प्रश्न में से 65 प्रश्न होने वाले हैं। तो साथ ही एक बार इस सेशन के सारे प्रश्नों को देखिएगा और अपने आप को परखिएगा कि कैसी तैयारी आप सभी की चल रही है और आने वाले शिफ्टों में आपको कैसे प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरी तरह से संभावित प्रश्न होने वाला है आज के सेशन में। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही फरवरी में यदि आप दिनों की संख्या की बात करें तो आज 20 फरवरी है, तो 8 दिन इसमें बाकी है और मार्च के महीने में केवल 1 दिन बाकी है, यानी दोस्त 9 दिन बाकी है आरपीएफ एग्जाम की तैयारी के लिए। तो साथ ही यहाँ से अब जितने भी प्रश्न होंगे वो पूरी तरह से साथ ही संभावित प्रश्न होने वाले। तो डेली क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली साथ ही क्लास सुबह 8 बजे चलती है और 11:30 AM पे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दमदार क्लास के दमदार प्रश्नों को हल करते हैं। तो एक बार आप जरूर बताइएगा दोस्त कि आप सभी लोगों का 70 प्रश्न आप लोग हल करते हैं तो आपका कितना स्कोर बना पा रहे हैं। ओके, तो देखिए दोस्त, पहला प्रश्न, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश से हैं? बताइए दोस्त, माओरी लोग किस देश से हैं? तो साथ ही याद रखिएगा न्यूजीलैंड देश से हैं, यानी पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? तो साथ ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, लेकिन किस स्थान पर दिया था? बॉम्बे, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? तो साथ ही याद रखिएगा बॉम्बे शहर से, यानी ए ऑप्शन क्या होने वाले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो साथ ही सबसे पहले आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1885 में स्थापना हुई थी, प्लस साथ ही अधिवेशन भी, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो भी 1885 में ही हुई थी। तो ध्यान देंगे, यानी ऑप्शन देखिए डी दे रखा आपका 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था 1885 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शॉल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? बताइए, जो कौन सा ऐसा शॉल है जो कि हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा शहतूश शॉल बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो साथ ही याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी हैं। तो बी ऑप्शन क्या होने वाले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है, किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? बताइए, किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? तो मेरे भाई विषम जो आपका पोषण है इसको निगलता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। इस सेशन का जो ऐसा प्रश्न है जो आपके पेपर में आने के लिए साथी बिल्कुल रेडी है। तो जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता था? तो मेरे भाई महाराजा सूरजमल को कहा जाता था, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि साथी आज की सेशन से आप टोटल 70 प्रश्न हल करते हैं और कम से कम 55 प्लस सही करते हैं, इसमें से लगभग 8 प्रश्न आपके पेपर में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्त आरपीएफ के एग्जाम जैसे होते थे 2019 में, यानी पिछले वर्ष में, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आज की सेशन में होने वाला है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा, याद रखिएगा दोस्त। ओके, तो ध्यान से आप लोग हर एक प्रश्न को जरूर तैयार करेंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? तो भाई कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा बास्केटबॉल करता है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है?
बताइए कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो मेरे दोस्त एंडीज है। तो डी ऑप्शन क्या होने वाले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई हर एक प्रश्न को आप जरूर याद कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये किसके रूप में होती है? तो परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये किसके रूप में होती है? तो याद रखिए समानांतर सीधी रेखाएं के रूप में होती है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्त, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? तो मेरे दोस्त उपस्थिति प्रणाली बोला जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये किसी न किसी शिफ्ट में जरूर सवाल देखने को मिलेगा। ये 110% साथ ही गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भाई 11 कर्तव्य हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है? तो इनमें से वर्षण का एक प्रकार कौन सा? ओले है, बाला है, कोहरा या धुंध है? तो साथ ही याद रखिएगा ओले वर्षण का एक प्रकार है। ए ऑप्शन क्या आने वाले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है दोस्त, देखिए कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है? तो बताइए कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई एटीपी बोला जाता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये दूसरा प्रश्न आने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? तो मेरे दोस्त सरदार बलदेव सिंह थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही चैनल पे नए हैं आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार आपको क्लास इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है जो कि मोस्ट रिलेवेंट सवाल हो रहे हैं, प्लस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन वाले क्लास चल रहे हैं इस समय डेली। ओके दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो प्रायद्वीपीय भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो भाई भारत की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है वो गोदावरी नदी है, तो इसी बेसिन का भी क्षेत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? बताइए भारत में जैसे हरित क्रांति के जनक कौन थे, बता सकते हैं दोस्त आप लोग कौन थे? जैसे श्वेत क्रांति आपसे पूछा है तो आप तुरंत बताएंगे वर्गीज कुरियन थे, लेकिन दोस्त कल से हम आप सभी को से पूछ रहे हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, वो भी भारत में। बता सकते हैं आप सभी दोस्त, बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो भाई ब्रिटिश भारत की बात करा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास या कोलकाता में? तो दोस्त याद रखिएगा मद्रास में था, यानी सी ऑप्शन क्या बने, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? बताइए मनुष्यों में कौन सा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? बिल्कुल तो मेरा वृक्काणु, क्या दोस्त वृक्काणु, यानी ए ऑप्शन क्या होने वाले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो किस देश में विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? ये दोस्त करंट अफेयर के सवाल है, तो लीबिया देश में। याद रखिएगा ए ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? बताइए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 है, यानी बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? बताइए, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई खार बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो साथ ही सीधे सीधे बताइए कि 1498 भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो सर जी ये तो वास्को डी गामा ने किया था। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं? तो युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? तो किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? तो मेरे भाई मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। भाई नाम देखिए क्या गजब नाम दिया है कि किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। डी ऑप्शन इस वाले क्या बने? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में उल्लिखित वित्त आयोग की प्रकृति क्या है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है इसमें उल्लिखित है कि वित्त आयोग की प्रकृति क्या है? बताइए दोस्त। तो अर्ध न्यायिक जो निकाय है ना, ये दोस्त वित्त आयोग की प्रकृति है, याद रखिएगा। यानी बी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो काफ़ी इजी सवाल है दोस्त। आप सभी लोग बताएंगे कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मेरे भाई ये शरावती नदी पे है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों में नेट की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन इस बार जाएंगे तभी इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि खेल दिया है और पूछा कि किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है। बैडमिंटन में होती है, बिल्कुल होती है दोस्त। एक प्लेयर इधर रहता है, बीच में ऐसे आपका लगा रहता है नेट, और एक प्लेयर इधर रहता है। शतरंज में क्या नेट की आवश्यकता होती? जाल की नहीं। कबड्डी में भी नहीं होती, खो खो में भी नहीं होती। तो भाई केवल बैडमिंटन में होती, यानी ये ऑप्शन इस वाले क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भाई साहब दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ रही है, तो कौन सा है? मेकांग नदी है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल से? तो मेरे भाई जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित है, यानी ये ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। मधुमक्खियां किस प्रकार शहद ग्रहण करती है? बताइए, मधुमक्खियां किस प्रकार दोस्त शहद ग्रहण करती है? वर्मी कल्चर, एपीकल्चर, जंगल विज्ञान या रेशम के कीड़ों का पालन के द्वारा? तो मेरे भाई एपीकल्चर बोला जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त जीबी मौलंकर थे, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। उर्दू में तलाक शब्द का क्या अर्थ है? तो साथ ही उर्दू में तलाक शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके पेपर में आया हुआ सवाल है दोस्ती। तो विवाह विच्छेद बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के किस राज्य में आत्मनी जनजाति निवास करती है? बताइए दोस्त, भारत के किस राज्य में आत्मनी जनजाति निवास करती है? तो मेरे भाई ये मध्य प्रदेश में करती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35।
1793 में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो मेरे भाई 1793 में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो सर जी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। यानी ये ऑप्शन क्या बने दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विखंडन का वर्णन करता है? तो मेरे भाई कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विखंडन का वर्णन करता है? तो साथ ही याद रखिएगा फैलाव करता है, यानी डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया? बताइए भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया था? तो साथ ही याद रखिए 1956 में, यानी बी ऑप्शन क्या बने? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? बताइए किस वर्ष में भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी? तो साथ ही याद रखिए 1991 में, यानी डी ऑप्शन क्या बने? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे साथी क्या बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं? भाई जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो साथी वे बासीपन बन जाते हैं, यानी सी ऑप्शन इस वाले क्या हो रहे हैं दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 40 देखिए। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या है? तो मेरे भाई राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या होती है? कितने दिन तक होती है? तो केवल 14 दिन साथी, 14 दिन, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से केरल नाम से भी जाना जाता था। बताइए दोस्त प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से ये केरल नाम से जाना जाता था। तो साथ ही मल्ल युद्ध केरल के नाम से जाना जाता था, मल्ल युद्ध के नाम से, यानी बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संविधान में कितने भाग है? भाई साहब काफ़ी इजी सवाल है। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो सर जी टोटल कितने भाग है भाई? 25 भाग हैं, यानी ए ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो दोस्त संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? 97, 110 या 47 या केवल 52? तो साथ ही संघ सूची में टोटल जो मूलतः यानी विषय हैं वो दोस्त 97 हैं, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे दोस्त किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सर जी फिनलैंड देश को हजार झीलों की भूमि, बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। मैग्ना कार्टा ये किसके द्वारा द्वारा जारी अधिकारी का चार्टर है? बताइए दोस्त मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारी का चार्टर है? तो सर जी इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारी का चार्टर है जो साथी मैग्ना कार्टा है, यानी ये ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा कैसी मापी जाती है? तो साथी बताइए एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा कैसे मापी जाती है? रेडियन द्वारा, मोल, जूल या केल्विन द्वारा? तो भाई मोल द्वारा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल टेनिस की मदद से खेला जाता है? तो मेरे भाई कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? बताइए कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेबल टेनिस? तो भाई टेबल की मदद से कौन सा खेल खेला जाता है इनमें से? कबड्डी क्या टेबल की? नहीं भाई। क्रिकेट बिल्कुल नहीं, बैडमिंटन बिल्कुल नहीं भाई, टेबल टेनिस। जो टेबल टेनिस होता है ये टेबल की मदद से खेला जाता है ना, तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना बिल्कुल आवश्यक होता है? बताइए, ऑप्शन देखिए और देखिए किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना भाई अति आवश्यक होता है। फुटबॉल में जरूरी है, फुटबॉल में नहीं जरूरी, उतना जरूरी नहीं है, वॉलीबॉल में नहीं है, और नो तो साथी आपका किस में हो जाएगा? हॉकी में भाई जरूरी है। भाई हॉकी में बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन सी सॉल्व क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बास्केटबॉल में तो वैसे कोई भी गोलकीपर होता ही नहीं है, तो साथ ही सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में है? बताइए कौन सा थी इनमें से? कौन से ऐसे अभ्यारण्य, घाट है या उद्यान है दोस्त की यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में है? तो भाई देखिए, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी यूनेस्को में स्थित है। पश्चिमी घाट भी साथ ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में मतलब शामिल हो चुका है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये भी, यानी दोस्त इस सवाल का राइट आंसर डी बैठ रहे उपरोक्त सभी दोस्त। याद रखिएगा, ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्त यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में है, तो इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, कीची ओ पोलारी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, कीची ओ पोलारी झील किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तो सिक्किम राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? बताइए दोस्त, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो साथ ही याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? भाई पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो दोस्त याद रखिएगा राजस्थान राज्य में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन कर जाता है? बताइए दोस्त, किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है या किया जाता है? दोस्त बिल्कुल ठीक है, पुर्तगाल, भारत, स्पेन या इटली में। तो मेरे दोस्त याद रखिए स्पेन देश में, यानी सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। सिंधु मध्य हिमालय में किसके पास एक गहरी खाई बनाती है? भाई सिंधु मध्य हिमालय में दोस्त नंगा पर्वत के पास एक गहरी खाई बनाती है। बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहे हैं, ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 56। क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? भाई साहब क्रिकेट खेल में मतलब कि शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होती है? कितने प्लेयर फील्ड के समय रहते हैं? तो सर जी टोटली 11 प्लेयर तो रहते हैं, हमें तो 11 ही दिखाई देते। बिल्कुल सही है दोस्त, 11 ही प्लेयर रहते हैं, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। भारत की वन नीति में कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र का विशिष्ट लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? बताइए दोस्त, भारत की वन नीति में कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र का विशिष्ट लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 33%, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा था? बताइए, राजा राम मोहन राय जी द्वारा क्या लिखा था? क्या लिखे थे उन्होंने साथी? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। क्या दोस्त? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, सवाल नंबर 59 देखिए। वायसराय लिट्टन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? तो मेरे भाई वायसराय लिट्टन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? तो सर जी ये किया था महारानी विक्टोरिया को, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 60 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भाई सरोजिनी नायडू थी, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 61।
निम्नलिखित में से किसे घनत्व के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश कहा जाता है? तो बताइए दोस्त, किसे घनत्व के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश कहा जाता है? तो भाई याद रखिए सतह चार्जिंग घनत्व को। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62। श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया था? बताइए, हैदर अली, तिम्मार्का वोडेयार या तिरुमाला देवराय या टीपू सुल्तान? तो साथ ही श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन इनमें से मारा गया था? तो टीपू सुल्तान मारा गया था भाई। डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया? भारतीय इतिहास में दोस्त किसे बादशाह खान कहा गया? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है, यानी ये ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65। जो धातुएं बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, जो धातुएं बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त ध्वन्यात्मक यानी सोनरस कहा जाता है। बी ऑप्शन ध्वन्यात्मक सोनरस, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 66। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? बताइए, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखिएगा 1906 में हुआ था, यानी बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं? बताइए, कौन निर्धारित करता है कि दोस्त कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं? प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सर जी 1950 में हो गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 69। डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो साथ ही याद रखिए गुजरात राज्य का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 जो कि लास्ट प्रश्न आज के सेशन का दोस्त, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो दोस्त स्वतंत्र चुनाव आयोग से, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का इन 70 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा और आपने कितना टैकल सही प्रश्न किया, एक बार जरूर क्लियर किए दोस्त। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। एक बार दोस्त फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। ओके दोस्त, तो कोई भी मन में आपके प्रश्न इसमें चल रहे दोस्त, या आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए भाई एक बड़ी न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी कि जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 का फॉर्म चल रहे थे, जो कि लास्ट डेट 22 फरवरी थी, अब लेकिन दोस्त उसे बढ़ाकर 1 मार्च कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप एकदम आराम से फॉर्म भरिए, अभी भी आपके पास 10 दिनों का समय है यहाँ से। ओके दोस्त, उसे लगभग 10 दिन बढ़ा दिया गया, समय आपके पास भरपूर है, सोच समझकर सेफ जोन देख होकर भरिए फॉर्म। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।